हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार और अगेन एक न्यू गेस्ट के साथ हम आ गए हैं इन्वेस्ट फॉर वेल्थ के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं मुकुल सर। मुकुल सर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? बढ़िया हैं, आप बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो स्पेशली मैं लुधियाना से लखनऊ चल के आया हूँ सर के पास और लिटरली काफ़ी कुछ मैं भी सीखूंगा, क्योंकि बहुत पुराने ये स्टॉक मार्केट में है। मुझे लग रहा है जब मैंने शेयर बाज़ार का नाम भी नहीं सुना होगा तब से स्टॉक मार्केट में है। सर, कितना टाइम हो गया आपको? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं, ग्रेट। तो सर ने आपने काफ़ी उतार चढ़ाव मार्केट को देखा है। अभी इस टाइम पे अगर हम देखें जो मार्केट है, जिस तरीके से सेबी चेंज कर रही है और चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आज से अगर मैं 7-8 साल पहले जाऊँ और अभी के मार्केट, आपको कितना फ़र्क लगता है सर? वोलेटिलिटी लेवल पे अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पहले की वोलेटिलिटी या वॉल्यूम था वो आप आज देखो तो बहुत फ़र्क है। लेकिन हाँ, जहाँ तक सेबी के लॉ की आप बात करते हो तो उससे फ्यूचर और जो ऑप्शन का वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिरा है। और जनवरी में जो और रूल स्टार्ट होके अप्लाई हो रहे हैं उससे वॉल्यूम और भी तेज गिरेगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो रिटेल भाई जिनके पास पैसा कम था, जो यहाँ पे कर रहे थे, वो किधर शिफ्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, सिंपल कहानी है कि ऑप्शन में ये सही है कि लोगों का पैसा डूब रहा था, करेक्ट है, हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन जो सेबी ने स्टेप उठाया कि सीधा हम ये रास्ता निकाल कर उनको दूर कर दें, मेरी नज़र में वो गलत था। क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट में और भी बहुत तरह के तरीके हैं जहाँ पर लोग जाकर पैसे डुबा रहे हैं। चाहे आप ड्रीम 11 देख लो या कलर देख लो, बहुत सारे गेमिंग ऐप देख लो, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत ही बड़े स्केल पे चल रही है। तो वहाँ पर आप ये तोड़ देते हो तो जो स्टॉक मार्केट है, लोगों के बीच में आज खुद सरकार भी ये प्रमोट करती है कि हम इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम ग्रो कर रहे हैं, यानी स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। तो आज खुद सारी चीज़ें मोदी जी, अमित शाह जी खुद बोलते हैं और उसके बाद सरकार साइड से ऐसे करती है तो लोगों के मन में ऐसा मैसेज आता है कि एक साइड तो आप कहते हो स्टॉक मार्केट में आओ और दूसरे साइड आप दूर करते हो, बंद कर रहे हो, बैन कर रहे हो। हाँ, तो यानी आप इसकी जगह एजुकेट करो, तरीका सही करो, ऐसे बाहर करना कि मतलब आपको लगे कि चीज़ें हो जाएगी, तो वो टाइम बिंग वॉल्यूम गिरेगा। तो आज जो भी ब्रोकर है उनका भी तो बिजनेस इम्पैक्ट होगा। आज देखो हर ब्रोकर का वो भी आने लग गया स्टेटमेंट, चाहे नितिन कामत जी का भी आ गया कि भैया बहुत हार्ड टाइम आना, वॉल्यूम डाउन होने वाला, रेवेन्यू घट गया। मतलब सबका तो पैसा से खेल शुरू होता है, पैसे पे ख़त्म होता है। तो उनका भी आया कि भैया बहुत ही टफ टाइम है। तो डेफिनेटली 2025 एक, मुझे लगता है कि 2025 स्टॉक मार्केट के नज़रिए से भी, क्योंकि मार्केट अभी 10% गिरा हुआ है और जिस वक्त आप हमारा पॉडकास्ट शूट करें उससे एक दिन पहले HMPV वायरस के कारण मार्केट में ज़बरदस्त 2% की गिरावट हुई, पूरा एकदम डर का माहौल टाइप हो गया। तो आगे मार्केट कैसे चलेगा वो भी, और प्लस ट्रेडर का जो पार्टिसिपेंट घटा है उसमें ये वॉल्यूम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, या 2025 जब ख़त्म होगा तो क्या ये वॉल्यूम नीचे ही नीचे रहेगा। और क्या सरकार कभी ये डेटा रिलीज़ करेगी कि क्या वो लोग जिनका, क्योंकि उनके पास तो पेन कार्ड है तभी तो उन्होंने सभी बाहर किया, तो पेन कार्ड से वो अपने पैसे को कहाँ जाके खेले। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर सरकार उस पेन कार्ड से डेटा को चेक कर ले कि ये कहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो पता चलेगा वो कहीं ना कहीं गलत जगह जाके शिफ्ट हुए। और वो चीज़ अगर आ जाए तो कितना बड़ा, मतलब मास्टर स्ट्रोक सरकार के चेहरे पर एक थॉट प्रोसेस रहेगा। मतलब क्या कहें कि मतलब उनको सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हमने तो ये बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया। हाँ, ज़्यादातर लोग वैसे कि क्योंकि जिन्होंने, जो बच्चे स्टॉक मार्केट में अपना पैसा बनाना चाह रहे थे या ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे थे, उनका मेन मोटिव था क्या, पैसा बनाना है। अब अगर वो यहाँ पे नहीं एंटर कर पा रहे तो फॉरेक्स और क्रिप्टो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, कहीं भी जा सकते। देखो वो वही तो मैंने बोला कि पेन कार्ड उनके पास है, वो पेन कार्ड से ही तो बताए ना। आज वो, जैसे आज सेबी कहती है कि 10 में 9 लोग लॉस में, ठीक है। सेबी ने क्यों किया? क्योंकि उनके पास पेन कार्ड था, डीमेट खाता खुला, बराबर। अगर आप किसी भी बिजनेस है तो बिजनेसमैन आदमी पैसा कमा रहा है, जॉब पर्सन पैसा कमा रहा है, बराबर है, यानी उनके पास उनका भी पेन कार्ड है। उस पे डेटा रिलीज करे कि कितने बिजनेसमैन सक्सेसफुल हैं, कितने टॉप 10 में हैं, कितनों का बिजनेस बंद हो गया, कितने जॉब में सक्सेसफुल हैं, कितने 10,000 20,000 की इनकम कमा रहे हैं। तो पता चलेगा। ये डेटा जब आएगा तो कहेंगे भैया वहाँ पे भी 9 लोगों की जिंदगी यूं ही बस चल रही है घसीट के। 1% लोग हैं सक्सेसफुल हैं, तभी तो कहते हैं 1% लोग क्या हैं, सुपर रिच हैं, 10% पैसे वाले हैं और 90% मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से नीचे हैं। तो यानी आप तो स्टॉक मार्केट में लाइन कहे कि 10 में 9 लोग लॉस में, लेकिन वो लाइन डराने वाली थी, सतर्क करने वाली नहीं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि आप, जब हम लोग कुछ भी कहते हैं तो वो बात जा कैसे रही है,
पहुंच कैसे रही। मैटर करता है। अगर एक एग्जांपल के लिए मैं कहूं, एक इंसान, मतलब दो इंसान है, एक इंसान ने आपको कहा अरे यार बहुत बेहतरीन मौका है, मार्केट गिरा है, खरीद लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और एक दूसरे इंसान ने कहा कि मार्केट देखिए ऑन एन एवरेज 12-15% गिरता है, 10% गिरा है, दैट मीन्स कि एक कहीं ना कहीं बॉटम के पास है, बट आप ये नहीं कह सकते कि 12 आएगा या 15 आएगा। तो आपको एक प्लान करना चाहिए अगले 3 से 5 साल के लिए, थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट का। अब देखो दोनों बात मोटा मोटा सेम है, लेकिन कहने का नजरिया बहुत अलग। अगर कोई नया ट्रेडर या इन्वेस्टर मार्केट में आ रहा है, पहले वाले की बात सुन के उसको ऐसा लगेगा कि ये कहने की कोशिश कर रहा है अभी का भी खरीदो, और नहीं तो तुम रह जाओगे, मार्केट ऊपर सर्किट मारना चालू कर देगा, फोमो क्रिएट करवा रहा है, राइट। और वो उसमें अगर घुस के खरीद रहा है तो कल के डेट में मार्केट थोड़ा भी गिरने लगेगा तो उसका ट्रस्ट टूट जाएगा, क्योंकि पहले वाले ने बात ही इस तरीके से की थी कि उसके अंदर बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन दूसरे वाले ने बोला कि 3 से 5 साल का विजन हो तो यू कैन स्टार्ट स्लोली, क्योंकि ना मार्केट कहीं जा रहा ना आप कहीं जा रहे। बिल्कुल। तो यही होता है फर्क, जो सेबी का भी, जो हमने कहा कि उनको भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए कि लोग कहाँ डूब रहे हैं वो भी आए, कितने सक्सेसफुल हैं। स्टॉक मार्केट में भी सही में सच में नुकसान है, तो बिजनेस में भी कोई बहुत बड़ा तुर्रम खाप नहीं बन रहे हो, वहां पे भी लिमिटेड कहानी। बिल्कुल। तो जब ये डेटा इतना प्रिसाइज आए ना, तो लोगों के सोचने का नजरिया बदलेगा, देखने का नजरिया बदलेगा, और सोचने देखने का नजरिया बदलेगा, तब आएगा। या फिर आप एजुकेट करो। एजुकेट करने का सेंस क्या है, जैसे आज से भी डेफिनेटली बहुत लगाम लगा रही है, बट ईमानदारी से देखा जाए तो सबसे पहला स्ट्राइक होना चाहिए था उनका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। तो कहावत क्या, जहां पे कंट्रोल नहीं वहां पे कहते हैं कोई स्ट्राइक, जो सबसे ईजी है वहां पर आप टारगेट कर रहे हैं। आप टारगेट करो। इंस्टाग्राम पे देखो, लोग ऐसे लोग हैं, कार चला रहे हैं, यंग बच्चे बैठे हैं और बगल में पैसे की गड्डी लेके बैठे हैं। बिल्कुल। जो और इंस्टाग्राम यंगस्टर सबसे ज़्यादा चलाते हैं, सबसे ज़्यादा यंगस्टर चलाते हैं। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि 40 वाले भी ज़्यादा चलाते हैं, यंगस्टर सबसे ज़्यादा चलाते हैं। अब वो अगर ऐसी यंग बच्चों को ही करते देखेंगे तो क्या वो अंदर से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे कि मुझे आना चाहिए, या उनकी जैसी लाइफ जीनी, उनकी लाइफ जैसी लाइफ जीनी है। इंस्टाग्राम पे आता है एक घर में बैठा बंदा वीडियो बना रहा है और बगल में पैसे डाला हुआ है, बिछे हुए, जबकि उसके घर को आप देख लोगे तो पता चलेगा ये घर मुश्किल से 5 लाख का भी नहीं होगा, या घर की दीवार पे ढंग से ना प्लास्टर है ना चूना है। वो घर पे जो बेड पे बैठा है, बेड की कीमत साला 2000 रुपए की है। पब्लिक सब इग्नोर करिए, क्या देख रही है वो, ऊपर में नोट की गड्डी। यानी वो बंदा इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके खुद की पीछे की औकात नहीं है, वो पैसा भाड़े पे लाकर वहां पे रखा हुआ है। तो ये चीजें, बट वही है कि यंगस्टर को समझ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेलीग्राम पे हर दिन एक टेलीग्राम बन रहा है, वहाँ पे सिर्फ टिप्स दी जा रही है, आप वहाँ पे लगाम नहीं लगा रहे हो। फेसबुक पे जो AI से वीडियो बन रही है या कुछ भी लोग अगर फेसबुक पे आप ऐड देखोगे तो मोस्टली ऐड चल रहे हैं, वहाँ से वो लोग उनको टेलीग्राम पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ वही हो रहा है। टेलीग्राम तो आपको तो जो सबसे, मतलब आप सच में लोगों की हेल्प कर सकते थे यहाँ से, सबसे पहले, मतलब एकदम मेजर वाला। क्यों? क्योंकि जैसे जो उस 10 में 9 लोग लॉस में थे, उसमें एक डेटा ये कहता था कि यंगस्टर सबसे ज्यादा लॉस में। बिल्कुल। तो यंगस्टर तो यहाँ भटक रहे हैं ना, टेलीग्राम में भटक रहे हैं, व्हाट्सएप पे भटक रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भटक रहे हैं, फेसबुक पे भटक रहे हैं। आप तो सबसे पहले वहां से पकड़ते। एग्जैक्टली। फिर ये चीज़ आती तो एक पूरा 360 डिग्री काम होता, और वो 360 डिग्री काम होता तो बहुत फ़ायदा होता, जो मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो हमने बात की सरकार के बारे में, बट अब जो बच्चे अभी हैं जिनको कैपिटल कम है या वो ऑप्शन सब नहीं बाय कर पा रहे हैं लॉट साइज बढ़ने के वजह से, मार्जिन पीछे भी ख़त्म हो गए मार्जिन की वजह से, तो अब वो क्या कर रहे हैं, सडनली कहीं भी जा रहे हैं जहाँ से पैसा आ रहा है, तो उनको आप क्या कहना चाहिए? उनको ब्रेक लेना चाहिए या कहीं भी जैसे फॉरेक्स कर रहे हैं या क्रिप्टो कर रहे हैं करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आपने सही बोला कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं या जानते हैं। ठीक है। जब वो लोग पहले भी ऑप्शन करते थे और इस तरीके से करते थे, तो हमने कभी इस तरह की ट्रेडिंग को सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि इस तरह की ट्रेडिंग का अल्टीमेट जो रास्ता जाता है वो की तरफ ही जाता है। मतलब आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। और इस तरह की को बढ़ाने में अगेन ट्रेडर को पता नहीं है ब्रोकिंग हाउस का सबसे बड़ा हाथ है। जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनकी सबसे बड़ी अर्निंग आती थी इसी ऑप्शन ट्रेडिंग से। और वहाँ पर ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर मैक्सिमम लेवल पे जितने भी वेबिनार हैं वो ऑप्शन के ही प्रमोट करते थे। एग्जैक्टली। जहाँ पर क्लियर था कि इन्फ्लुएंस किया जाए लोगों को कि भैया आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो और ऑप्शन ट्रेडिंग से आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन आप किसी भी
ऑप्शन ट्रेडिंग के वेबिनार में या कहीं भी इवेंट में आप ये नहीं पाओगे कि लोगों को ये बताया जाता है कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो तो भैया ये बहुत बड़ा रिस्क गेम है, जहाँ जब तक आपके पास एक्सपर्टीज़ अनदर लेवल पे, मैं नॉर्मल लेवल पे भी नहीं कह रहा हूँ, अनदर लेवल पे नहीं होगी, आप नहीं कमा सकते। तो यहाँ तो सपने हैं कि आपके पास 25,000 भी है, ऑप्शन में आओ 25 लाख बनाओगे। वो एक्सपायरी है, 0 to हीरो है, एक्सपायरी स्ट्रेटजी है। मतलब ऐसी जो चीज़ें बांटी गई, जिस बांटने के कारण चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आई विल रिक्वेस्ट जितने भी यंगस्टर हैं, ना पहले सही था ना आज सही है, आपको अगर आना भी है तो अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। और जैसे हर बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट होती है ना कि भैया ये बिजनेस में इतना रुपया लगा के ही खुल सकता है। एक रेस्टोरेंट खोलना है तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल। आप छपरी टपरी डाल के कुछ ना कर पाओगे। या फिर चाय की टपरी खोलनी है तो एक थॉट प्रोसेस की मुझे चाय की टपरी खोलनी है, यानी मेरे को मैं 1,50,000 में खोल सकता हूँ। मतलब हर धंधे की एक फिक्स रिक्वायरमेंट है, और आप उससे नीचे जाओगे तो आप जो मार्केट में कंपटीशन चल रही है या जो तरीका चल रहा है उस तरीके से आप कभी नहीं कर पाओगे। करेक्ट है। तो सेम कहानी उसी तरीके से आती है हमारी स्टॉक मार्केट में कि हर चीज़ के लिए एक फिक्स रिक्वायरमेंट है, और जब तक आप रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पहले अपनी लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, और लर्निंग जब बढ़ेगा तभी आप स्टार्ट करो। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप एफएनओ से, आप इक्विटी करो ना। बिल्कुल। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप एफडी में पैसा डालते हो तो 7% का रिटर्न मिलता है, म्यूचुअल फंड में डालते हो तो 15% का मिलता है। मैं कहता हूँ मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है तो मैं उस इन्वेस्टमेंट पे एक जेन्युइन रिटर्न पाने की कोशिश करूँ, यही तो होना चाहिए ना। तो अगर मेरी छोटी इन्वेस्टमेंट है तो मैं छोटे ही रिटर्न उम्मीद करूँ। बिल्कुल। मैं क्यों ऑप्शन जैसा सोच के बड़ा रिटर्न की उम्मीद करूं जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरे पास 50,000 रुपया है और मेरे को जाना है तो बस मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे को अगर 25% भी मिल रहा है तो मैं तो दुनिया का सबसे खुशी इंसान हूं। क्योंकि आप नौकरी कर लो तो मैक्सिमम अगर आप अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करो तो मैक्सिमम लोग 15,000 से 25,000 की सैलरी के रेंज में ही लटके पड़े, उससे ऊपर की भी सैलरी नहीं। ठीक है। और ऊपर वाले हैं बट वो एक रेंज लिमिटेड है। लिमिटेड है। बिल्कुल। बिजनेस में आ जाओ, बिजनेस में 1% 2% का धंधा हो गया, चाहे आप जितना पैसा लगा लो, जितना मर्जी लगा लो, जितना पैसा लगा लो, तो हर जगह तो मार्जिन कम है। यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसा है जहां पे आपको अच्छा मार्जिन और अच्छा रिटर्न मिल रहा है। बिल्कुल। तो जब सही तरीके से मिल रहा है तो वो चीज़ आपकी इधर से भी पूरी हो सकती है। तो फिर हम ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ सोचे क्यों जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मेरी सब सुनने वालों से सजेशन रहेगा। हाँ, प्लस क्रिप्टो आ रहा है तो अगेन ऐसा नहीं कि क्रिप्टो खराब है। देखो क्रिप्टो की भी बड़ी कहानी अजीब है। अजीब का सेंस क्या है, हमारे देश की गवर्नमेंट जिनका स्टांस ही क्लियर नहीं है। अब जैसे इसमें भी एक मज़ेदार चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप पहले सुनते होगे तो वो कभी क्रिप्टो के फेवर में नहीं थे। बट जब वो सत्ता जीतने के लिए एलन मस्क के साथ आए, एलन मस्क का सपोर्ट लिए, तो चूंकि एलन मस्क क्रिप्टो फेवर में थे, ड्यू टू दैट रीजन उनका टोन बदल गया। तो नेता तो अपने हिसाब से टोन चेंज करते हैं। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि उनको तो कुछ करना ही नहीं है। और अब वो क्रिप्टो के फेवर में आ गए, और जब से वो एलन मस्क का हाथ पकड़े और चीज़ पकड़े, जब लगा कि अब यूएस में क्रिप्टो होगा, फिर क्रिप्टो ने एक अलग जर्नी शुरू की। और हमारे इंडिया में भी क्रिप्टो के बारे में तो नेता लोग तो अपने हिसाब से करते हैं। बिल्कुल। और अब उनको एलन मस्क का सपोर्ट चाहिए था, जिसके कारण वो जीते भी, क्योंकि एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ रहा। बिल्कुल। अब उनके टोन सुरताल सब बदल गए। हाँ। और सुरताल बदलते ही उसके बाद आप डेट से डेट मिला लो, क्रिप्टो में एक अलग लेवल का बोलबाला आ गया। सेम कहानी जब वहाँ बोलबाला आया तो इंडिया में भी लोगों को एक ट्रस्ट आया। क्योंकि क्या लग रहा था पहले तक कि अगर अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप आते तो वो उनका पुराना गाना है कि मैं क्रिप्टो के सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो कहीं वो हुआ तो कहीं मामला खराब ना हो जाए। तो चूंकि यूएस में भी अब सपोर्ट हो गया तो ड्यू टू दैट रीजन इधर आ गया। प्लस इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टांस लिया था, जिसके कारण ये हुआ कि चलो ठीक है। तो एक मोरल सपोर्ट इंडिया में भी आया। तो आप लेकिन क्रिप्टो में भी आ रहे हो तो आपको भूलना नहीं चाहिए हेवी वोलाटाइल एसेट है, जहां पर बहुत क्विकली 20-30% की एक दिन में अप एंड डाउन आप देख लेते हो। तो अब अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि 20-30% का हो सकता है तो आप तो बहुत मुश्किल में आ जाओ। बिल्कुल। तो अगेन यहाँ पे भी ये आता है एजुकेशन, हम कितना ट्रैक कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। तो कुछ भी करिए पहले थोड़ा टाइम दीजिए, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, साल भर, कुछ नहीं जा रहा है। क्योंकि आपका पैसा बहुत कम है और आपकी टक्कर सीधा स्मार्ट मनी से, मैं ऐसे कहता हूँ कि यानी जो दिग्गज पैसे वाले 100 करोड़ 1000 करोड़ लेके बैठे हैं, ऐसे लोगों से आपकी फाइट है। यानी हाथी और चींटी की फाइट चल रही है। वो एक पैर रखेगा तो मर जाओगे, खत्म।
अस्तित्व खत्म कर देगा। और यही तो होता है ना, वो जो बोलते हैं डीमेट खाता साल भर में बंद हो जाता है, यही तो कहानी है। यही हो रहा है। मार्केट में हर दिन नए लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? पुराने का नमस्ते जी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वही वो जब उनके पास 1,85,000 रहता है तो वो अपने आप को राजा बाबू समझते हैं कि हमसे बड़ा तो पैसा वाला कोई दूसरा है ही नहीं। और उनको पता ही नहीं 1,50,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ तो जो लोग 25-50 लाख के साथ हैं उनकी कोई औकात नहीं है, आप तो 1,25,000 वाले हो। लेकिन वही है कि इतना करवा सच कोई बोलता नहीं है, क्योंकि सबको बिजनेस लेना है। तो वो जो सुनने वाले लोग हैं उनको अट्रैक्शन बनता है, अरे वाह बहुत बढ़िया, हम भी आएगा, हम भी करेगा। तो भैया हम भी करेगा, दुनिया में कोई धंधा ऐसा नहीं है जहाँ रिस्क नहीं है। और रिस्क और प्लस जब स्टॉक मार्केट में आ गए तो सुपर रिस्क, क्योंकि देखो जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जितना ज़्यादा रिटर्न उतना ज़्यादा रिस्क। बट वही है कि ये चीज़ें समझते हैं, जो मैंने आपको भी कहा था कि ब्रोकर्स भी जो इतने वेबिनार, कोई भी वेबिनार रिस्क मैनेजमेंट पे नहीं है, बिल्कुल साइकोलॉजी पे नहीं है, हर वेबिनार प्रोडक्ट समझाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से जो मार्केट में नए लोग आ रहे हैं उनको सही समझने की जगह सिर्फ आओ और अगले दिन पैसा कमाओ। जैसे एटीएम मशीन है, कार्ड घुसाया पैसा निकाल कर घर ले गए, ऐसी सिस्टम चल रही है। तो उनके दिमाग में ये जो साइकोलॉजी जाती है, तो यंग तो देखो वो बेचारे उनको जैसा बताओ वो वही समझते हैं, उनमें उनकी भी गलती नहीं है। तो मैंने वही चीज़ कहा कि सेबी ने जो मतलब जो किया, उनके पास बहुत सारे रास्ते थे। क्योंकि हम लोग जितना बोल रहे हैं या सोच रहे हैं उनसे ज़्यादा सोच समझ वाली टीम और एजुकेटेड लोग उनके पास हैं। और ना है तो वो हायर कर सकते हैं। बिल्कुल ना है तो हायर कर सकते हैं। भैया तुम आओ, तुम बताओ। 100 आदमी को बैठा के भी, इंडिया के टॉप माइंड वालों को बैठा के अगर 100 सजेशन लेते और 100 सजेशन पे फिर कहते मुझे जो पसंद आया मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, तो भी एक अलग दुनिया जाती। तो एक सही में रिटेल वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता। बट हर जगह अपने हिसाब से कार्यक्रम चलता है और अपने हिसाब से सोच चलती है। घूम फिर के कहानी उतनी है, गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता है, सब अमीर के बारे में सोचता है। चाहे न किसी को गरीब के बारे में सोचना, न किसी को मिडिल क्लास के बारे में सोचना। प्रॉब्लम क्या है, मिडिल क्लास के साथ तो सबसे बड़ी मजेदारी है, वो बेचारा अमीर बनना, अमीर जैसा दिखना चाहता है, उसके चक्कर में वो लाइफस्टाइल मेंटेन करता है EMI वाली। गरीब जैसा दिख नहीं सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो पिटाई होती है वो मिडिल क्लास की होती है, वो बीच में ही फंसा रह जाता है और सरकार को लेना ही देना नहीं है। यहाँ पे आप क्या कहोगे? अब जैसे मेरे माइंड में 2-3 क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्रिप्टो वाला चल रहा था, मैं क्रिप्टो पे ही एक बार आ जाता हूँ। क्रिप्टो में अभी जिस तरह के लेवरेज वगैरह मिलते हैं, जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास अगर 10,000 रुपये भी है, उससे भी लोग क्रिप्टो कर रहे हैं और पूरा लिक्विडेशन हो जाता है, 80% लॉस हुआ तो पूरा का पूरा पैसा उड़ गया। तो एक तो आपने पहले बताया एंट्री बैरियर, जो बिज़नेस वाला बताया आपने। अगर बंदे को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या इक्विटीज़ करनी है, उसको कितना पैसा उसके पास होना चाहिए, या क्रिप्टो में अगर आ रहा है तो कितने पैसे के साथ आए और लेवरेज कितना ले? देखिए, अब आपने लीवरेज वाली बात बोली। एक ज़माने में, चूँकि मैं तो 2003 से हूँ और ब्रोकिंग से ही अपना कैरियर शुरू किया था, और लीवरेज की कहानी हमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। उस समय स्टॉक ब्रोकिंग में क्या होता था कि हमारे पैसे एक्सचेंज में जमा होते थे, और ड्यू टू दैट रीज़न अगर आप मेरे पास डीमेट खाता खोल के रखे हो और आप मुझे जानते हो, तो आप अगर आपका पैसा घट रहा है, आपने कॉल किया सर लिमिट बढ़ा दो, कि लिमिट बढ़ा दो, और मुझे ट्रस्ट था कि ये पैसे कल डाल देंगे, तो ठीक है, हम आपकी लिमिट बढ़ा देते थे। बिल्कुल 3 टाइम 5 टाइम 10 टाइम, डिपेंड ऑन द रिलेशन और ट्रस्ट। बिल्कुल। अब गौर करना, उस समय पावर हमारे हाथ में थी, यानी हम सेलेक्ट करते थे किसको देना है, किसको नहीं देना है। बिल्कुल सही। और हमें आपका फाइनेंस पता होता था तो देते थे। तो मैं उस समय की अपने एक्सपीरियंस की बात बोलूं तो भगवान की दया से 99% हमारे डिसीजन करेक्ट होते थे। यानी सिर्फ हमारे नहीं, हम बाकी ब्रोकर्स के बारे में बिल्कुल, हाँ, पैसे आ जाते थे, क्योंकि पैसे आते थे, क्योंकि हम सिर्फ उसको दे रहे हैं जिसकी कैपेसिटी है। एग्जैक्टली। अगर कोई भी छोटा पार्टी है, हमें पता नहीं भैया पॉसिबल नहीं, हम लोग सीधा कहते थे पॉसिबल ही नहीं, खत्म बात, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। अब ये तो पुराने ज़माने की बात हुई, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर हम किसी को नहीं दिए, यानी हम जिसको छोटे हैं नहीं दिए, तो हमें पता है उसका पैसा भी तो नहीं आएगा, तो पैसा तो हमारी जो एक्सचेंज में फंसा है वो मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वो क्या कर लेगा, उससे क्या लड़ाई कर लेंगे, मारपीट कर लेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल पॉसिबल तो है नहीं। बिल्कुल सही। संबंध खराब अलग हो जाएंगे। तो ये पुराने डिसीजन जो मुझे लगता है उस समय बहुत अच्छे चल रहे थे। अब हम आते हैं आज के टाइम पे, चूँकि हर चीज़ ऑटोमेशन हो गई, मोबाइल पे हो गया, कोई फ़ोन करके ब्रोकर जैसा सिस्टम। अब तो सिर्फ क्या है, जो मोटे बड़े पार्टी हैं जिनका हैवी वॉल्यूम ट्रेडिंग होता है, पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल प्लेयर कह लो, बिल्कुल ऐसे ही लोग फ़ोन करते हैं ब्रोकर के यहाँ। अदरवाइज सब मोबाइल पे या खुद से करते हैं। तो चूँकि सिस्टम और समय बदला, तो लीवरेज जैसी सिस्टम भी ऑटोमेशन के अंदर आ गई। बट अगेन वही है, गंदा है पर धंधा है।
तो सबको धंधा चाहिए और सबको लाना है, बिल्कुल, और सबको लालच देना है। तो यहाँ पर अब मैं हूँ मारवाड़ी, और हमारे बाप दादा ने एक ही सिंपल सी चीज़ बताई है, अपने जो पैर हैं, जो तुम्हारे पास खुद की चादर है, उससे बाहर कभी ना निकलो। कभी ना मतलब सिंपल ज़िंदगी जीने का सबसे बेहतरीन फंडा। मैं 2003 से हूँ और मेरा कैरियर स्टॉक मार्केट से नहीं, NCDX से शुरू हुआ था। NCDX से शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोग का हल्दी मिर्ची का काम। तो अब NCDX से शुरू हुआ तो मेरे अंकल के पास फ़ोन आते थे एक्सचेंज से कि फिजिकल में क्या भाव है, अच्छा, जिससे कि फिजिकल और फ्यूचर का प्राइस सही में बैलेंस चल रहा है या नहीं। ओके। और हम लोगों के पास बहुत सारी इंटरनल न्यूज़ रहती थी, मार्केट कैसे चल रहा है, किस तरीके से है, क्या आज भाव है, क्या हो सकता है। प्लस अगर आपके पास फिजिकल में पकड़ है तो फ्यूचर का मैनिपुलेशन एंड ऑल दैट, कई कहानियाँ थी, बड़ा आसान हो जाता था, बहुत आसान था। और हर चीज़ होने के बाद भी, जैसे कहते हैं ना कि आप एक सेंटर हो न्यूज़ के, जो ऑथेंटिक न्यूज़ के, बिल्कुल, वो हमारे पास थी। लेकिन उसके बाद भी हमने कभी वो काम नहीं किया कि कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे पर खराबी आ जाए। ओके। इसका रीज़न क्या है, जितना हम समझ रहे हैं कि हम पावरफुल हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में दूसरे भी प्लेयर बैठे हैं, बिल्कुल, एक्सचेंज फ़ोन करके सिर्फ हमसे रेट नहीं ले रही है, दूसरों से भी ले रही है, और भी लोगों के अपने भी कनेक्ट्स हैं। यानी आप अगर हम ट्रेड कर भी रहे, हम अगर मान लो 100 लॉट से भी कर रहे हैं, एक एग्जांपल के, तो 100 लॉट मतलब यानी मेरी कैपेसिटी है, मैं चादर से बाहर नहीं गया हूँ। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमें अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है, हमें कुछ भी ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें हमारे लॉस की कैपेसिटी पता होना। बिल्कुल, अगर हमें हमारे लॉस की कैपेसिटी पता है, कभी तकलीफ नहीं होगी। हमें वर्स्ट सिनारियो पता है, कभी तकलीफ नहीं होगी। ग्रेट। यानी वर्स्ट सिनारियो मतलब अगर हमने कोई भी पोजीशन बना ली, किसी ने भी न्यूज़ दे दी, चाहे मैंने टेक्निकल पर ली, मतलब पढ़ा लिखा हूँ उस आधार पे ली, या किसी ने न्यूज़ बेस दे दी, या कोई बहुत खास जानने वाला एकदम अंदर से दे दी। एक एग्जाम्पल पे हम आपको बात करते हैं, बट क्या अंदर की न्यूज़ भी गलत नहीं होती है? सब कुछ होता है। बिल्कुल, हाँ। तो कहने का सेंस ये है कि अगर उसका वर्स्ट सिनारियो, क्योंकि लोग क्या करते हैं जब कहीं से न्यूज़ आती है ना, पूरा पैसा झोंक देते हैं। यस, पूरा पैसा लगा देते हैं। यानी हमने क्या किया, उस समय हम अपने लॉस की कैपेसिटी को भी भूल गए, वर्स्ट केस सिनारियो को भी भूल गए। अब वो एक ट्रेड हमें ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद करके रख दिया। और मैं एक ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाकायदा अपने बिजनेस में टॉप थे, बट यहाँ पे हम उनका नाम नहीं ले सकते, बट उनके बेटे की गलती के कारण उनका बिजनेस भी बर्बाद हुआ, और इस ट्रेडिंग में वो मतलब आप एकदम समझ लो कि ऐसे गायब हो गए। ओके। क्योंकि उनको लगता था कि मेरे पास न्यूज़ हब है, और वो ऑथेंटिक हब है कि जहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कुछ भी करते थे। तो यानी आप 10 बार जब सक्सेस होते हैं तो आपको लगता है अपनीच भगवान है, मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दूसरा भी खरा है, बस उसका दाव नहीं लग पा रहा है। वो जिस दिन लगेगा ना, आपके 10 को पटक के जाएगा, क्योंकि 10 वो उस दिन वो नुकसान करा। यहाँ पे तो मैं रिटेलर और नन्हे मुन्ने प्लेयर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ हाथी की बात कर रहा हूँ, जो आपस में जो लड़ रहे हैं, जो हाथी आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि सबका ग्रुप अलग अलग होता है। एक ग्रुप कहीं कमा रहा है और दूसरा कहीं भी हल्का पड़ रहा है, तो वो बैठा है, तपा के बैठा है। बिल्कुल। उस तपा के बैठने में उसका अस्तित्व साफ हो गया था। बिजनेस भी सफा और इधर से सफा। जबकि अपने मतलब बिजनेस में नंबर 1, अपने शहर के नंबर 1 थे। तो घूम फिर के अगेन लिवरेज वाली बात आती। इससे रिटेल को समझना चाहिए कि जब बड़े हाथी इस तरीके से सफा होते हैं, तो यानी जो लिवरेज जैसी कहानी है, कर्ज लेके कहानी, बहुत सारे लोग कर्ज, अब देखो जैसे क्या हो गया, जब ये मार्जिन रूल्स वगैरह हो गए, तो अब क्या हुआ है, MTF स्टार्ट हुआ। जहाँ जीरोधा जैसी कंपनी जो MTF के अगेंस्ट थी, कई बातें करती थी या कभी प्रमोट नहीं करती थी, आज अब उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? अगेन गंदा है पर धंधा है, ज़्यादा वॉल्यूम बनेगा, पैसा आएगा, क्योंकि लोगों को देंगे तभी तो आएगा। एग्जैक्टली। तो 17%, 18%, कोई 17, मतलब मंथली सब अपना अलग अलग इंटरेस्ट पे दे रहा है। कितना ज़्यादा है? क्या आप वो दे रहे हो? क्या उतना कमा पा रहे हो? क्या आप उस लेवल के एक्सपर्ट खिलाड़ी हो? एग्जैक्टली। ये लोग नहीं समझ पा रहे। अगेन मैथ का बनिया वाला कैलकुलेशन नहीं लगा पा रहे। हाँ। बस वो मिल रहा है, कर रहा है, जबकि वहाँ क्या हुआ, वो इंटरेस्ट भी कमा गया, ब्रोकरेज भी कमा गया, वॉल्यूम अब पहले वॉल्यूम भी बढ़ गया। मतलब पहले आप एक जगह से कट रहे थे, अब 2 जगह से कट रहे हैं। पहले सिर्फ लॉसेस जा रहे थे, अब इंटरेस्ट भी जाएगा। इंटरेस्ट भी जा रहा है। एग्जैक्टली। तो लिवरेज ऐसी जो कहानी है भैया, वही करो जो आप अपना संभाल सको, बर्दाश्त कर सको। क्योंकि इसका क्या है, जैसे सुनने वाले लोग हैं,
कोई 25,000 फंड वाले होंगे, कोई 25 लाख फंड वाले होंगे, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख। तो इसलिए इसको कहना गलत होगा। आप बस देसी भाषा में इतना याद रखो कि मेरे को जो करना है चादर से बाहर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं जितना भी लगाऊं, धंधा जो बिजनेस वाला है या जॉब, इन सब के ऊपर का रिटर्न जो मैंने कहा ना, आपको आराम से मिलेगा अगर जेन्युइन तरीके से करोगे। आज इंसान लिवरेज जैसी चीज़ों पे ही क्यों दौड़ता है? वो एक्स्ट्रा कमाना, ज़्यादा कमाना चाह, लालच। करेक्ट। तो अब मैं इस पे एक और सिंपल है, क्या आपने मार्केट को 5 साल दे दिया? क्या 5 साल से आप प्रॉफिटेबल हो? क्या आपकी मार्केट में इतनी ज़बरदस्त पकड़ हो गई है कि आप किसी दूसरे से लीवरेज लेकर, मतलब लीवरेज लेना मतलब आप किसी दूसरे से पैसा ले रहे हो ना, देसी भाषा में बात कर लो, कर्ज ही ले रहे हो। तो आपके अंदर इतना मतलब गुर्दा है कि आप ये कर सकते हो, संभाल सकते हो। क्योंकि पता है क्या हुआ, जैसे ही आप जो ये प्रैक्टिकल होता है, आप जब किसी और से पैसा लेते हो ना, तो ट्रेड करते समय आपका अंदर का धक धक जो है ना वो 10 गुना बढ़ जाता है, प्रेशर हो जाता है, प्रेशर में आप आ जाते हो। और मार्केट तो अपने हिसाब से चलता है, चाहे आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी से, कितने भी अच्छे एजुकेशन से या ऑपरेटर न्यूज से भी आप पोजीशन बना लोगे ना, तो भी ऐसा नहीं कि खरीदा और चल देगा। ऐसा 2 बार होगा, बाकी टाइम तो फंसेगा, रुकेगा। और वो फंसेगा रुकेगा ही आपका धक धक पीरियड है जो आप हैंडल नहीं कर पाते हो, और उसमें आपका नुकसान हो जाता है। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे मेरा ये मानना है कि भैया करो वही जो आप समझ सको, जान सको, हैंडल कर सको, वरना कभी ना करो। मतलब ये चीज़ें जो मेरा मानना है। ग्रेट। एक मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहा है या स्टार्ट जस्ट कर रहा है, कितने कैपिटल से, उसकी एंट्री बैरियर क्या होना चाहिए, कितने कैपिटल से स्टार्ट करे वो? मुझे जो लगता है, देखिए ऑप्शन वगैरह में आने के लिए अब तो और मार्जिन रूल आ जाएंगे करके, तो कम से कम 2 लाख रुपए तो कम से कम रहने चाहिए, 2-3 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, वरना आए ही ना। अगर ऑप्शन में करना है तो, वरना बिल्कुल ना आए। और जो स्पेशली मैं आपको बोलूँ इस बात को, ये जो मतलब जहाँ आपको ये दिखे ना कि आपको सिंपल बताए ऑप्शन में कि इतने कम पैसे में कई गुना रिटर्न कमा लोगे, आप समझ लो वही सबसे बड़ा स्कैम है। वही सबसे बड़ा, मतलब वो सबसे बड़ा फर्जी है। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं। ग्रेट। प्रैक्टिकल पॉसिबल है। आप फिर बच्चों को पढ़ाते भी हो, कोर्सेज वगैरह भी आपके हैं, तो स्टार्टिंग फिर आप, मुझे लग रहा है जिस तरह से आप बता रहे हो, एफ&ओज वगैरह मना ही करते होंगे? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मना करता हूँ, बिल्कुल मना करता हूँ। और जो हमारी क्लास है वो प्राइस एक्शन बेस्ड होती है, जिसमें इक्विटी इज द, जैसे हमारा एक बड़ा सिंपल है, चाहे मैं क्लास में हूँ या मुझे किसी इवेंट में बुलाया जाता है या मैं कहीं ऐसे मिलता हूँ, मैं सिंपल कहता हूँ आप पहले इक्विटी में मास्टर करो, क्योंकि सारा खेल धक धक का है, यानी मार्केट का फ्लक्चुएशन, बिल्कुल आप उसको हैंडल कर पाते हो। जब वहाँ से मास्टरी हो जाए तब आपको फ्यूचर ऑप्शन की तरफ सोचना चाहिए। और उसमें भी देखो, फ्यूचर में भी आते हो तो भी एक ठीक है, ऑप्शन में तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग हो जाती है। बिल्कुल। तो भैया ऑप्शन में फिर आपका ऑप्शन ही नहीं बचता है, जो एक बड़ी सिंपल सी लाइन है, वो जेन्युइन लाइन है। बिल्कुल। लोग भले कह दे राइमिंग बना दिया, कहने को कह दिया, बट एकदम जेन्युइन है। फ्यूचर ऑप्शन में ना फ्यूचर बचता है ना ऑप्शन बचता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अरे आज आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, सक्सेस 2 मिनट में थोड़ी मिलता है, वक्त लगता है, टाइम देना पड़ता है। आज एग्जांपल के लिए मुझे ही लोग जानते हैं, बट 20 साल हो गए, ऐसे कह लूँ कि आज से 14-15 साल पहले तो कोई जानता ही नहीं था, तो गलत क्या है? कोई शर्माना नहीं है, ईमानदारी वाली बात है। बिल्कुल। या मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ में एक से एक तुर्रम खां लोग हैं, बट क्या लोग सबको जानते हैं? नहीं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जिन्होंने अपना सालों दिया है। बिल्कुल। और सालों देकर एक मुकाम बनाया है, उनकी एक अलग पहचान है। तो हर शहर में जो जिस शहर से सुनने वाले होंगे वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे। सही है। तो एक जर्नी लगती है, रातों रात कुछ नहीं होता है, रातों रात कुछ नहीं होता है। बहुत सही है। आज आप कोई क्रिकेटर देखते हो, अरे ये बहुत अच्छा है, बट उसके पीछे की जर्नी है, बहुत सेलिब्रिटी है, उसकी अपनी जर्नी है। बिल्कुल। सबकी जर्नी है, कोई कैसे सो के आया है, कैसे बिना एक पेट खाए आया है, कितनी बार सेलेक्ट हुआ, कितनी बार सेलेक्ट नहीं हुआ, बहुत धक्का धक्की है, तब जाके कुछ होता है। आप वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे डालते हो, काफ़ी कमेंट आते होंगे, यार ये तो कोर्स बेचता है, कोर्स बेच के ये कर लिया वो कर लिया, उसको कैसे हैंडल करते हैं या क्या कहना चाहेंगे जो वो बोलते हैं ऐसा? मुझे तो एक्चुअली ईमानदारी से कहा जाए तो इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम और आप बात कर रहे थे बाहर, तब भी मैंने कहा था कि मुझे हंसी और तरस दोनों आता है। इसका रीज़न ये है कि जो लोग लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, दूसरों पर कमेंट करना। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है तो आप भी कोर्स बेचिए, बिल्कुल मोनेटाइज कीजिए अपने टैलेंट को। अपने करना चाहिए,
बिल्कुल। आपके अंदर टैलेंट है, भगवान ने हर एक बिजनेसमैन 10 धंधे खोल के बैठा है। क्यों खोल के बैठा है? फिर तो उसको एक ही धंधा करना चाहिए। एग्जैक्टली। जैसे आज जो मुझे जानते हैं, मैंने क्या बोला, हम लोग शुरुआत से आज 20 साल हो गए ब्रोकर हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगा है, और उसके बाद कहते हैं इंश्योरेंस का हमारा काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उसके बाद हमारा हल्दी मिर्ची का काम है, तो काम भी काम है। फिर जब हम यूट्यूब पे बैठे हैं, अगर हम मेरी टीम मैनेज कर रही है, आप मेरे ऑफिस में आए, देखे 30 लोग काम कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो आराम से आया, आपके साथ बैठा, चाय पानी पिया, मैं कुछ नहीं किया। लेकिन उतने देर में अगर आप पूरा मेरा सोशल मीडिया चेक करोगे तो टीम लगातार कुछ भी पोस्ट कर रही है। बिल्कुल। तो यानी आपके पास टैलेंट है, मैं सीरियस बता रहा हूँ, आपके पास इंफ्रा है, व्यवस्था है। भगवान ने जिस चीज़ में, इट्स नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, एग्जैक्टली, आपको जिस चीज़ में टैलेंट दिया है और जहाँ जहाँ से मोनेटाइज कर सकते हैं, करिए, 1000% करिए और बिना सोचे करिए। बिल्कुल सही है। क्योंकि एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, गरीब हम पैदा हुए हैं तो हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब मरते हैं तो सिर्फ हमारी गलती है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और आप मज़ेदार चीज़, इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, आप किसी भी यूट्यूब क्रिएटर देख लो, किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी देख लो, किसी भी क्रिएटर देख लो, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो उनका काम ही सिर्फ नीचे में ऐसे निगेटिव कमेंट करना। एग्जैक्टली। तो उनका भी टाइम पास होता रहता है ना। सही है। सो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि मिडिल क्लास, अमीर गरीब चीज़ें चल रही थी। अगर कोई मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास वाला ट्रैप में फंस रहा है, EMI, अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश कर रहा है, बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को या किसी अदर लोगों को ब्लेमिंग करते हैं। आपका यहाँ पे क्या सोच है, गलती किसकी है? क्या उस बंदे की गलती है या एक्चुअल में कोई और जिम्मेदार है उनके गरीब रहने का? सवाल बहुत अच्छा है और इसमें 2 एंगल है। एक तो मिडिल क्लास EMI के ट्रैप में फंस रहा है और दिनों दिन फंस रहा है और बहुत बुरी तरीके से फंस रहा है, और ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, घट नहीं रहा है। पहला, जो कि बिल्कुल गलत है, और इसका रीज़न है सिर्फ शो ऑफ करना। और इसके पीछे जो कहानी है वो है एजुकेशन अगेन, क्योंकि अगर वो एजुकेट होता तो ये गलती करता ही नहीं। और इसमें अब पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहले जितने भी लोग हैं वो दूसरों को, पता नहीं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों शो ऑफ में लगे रहते हैं, और उस शो ऑफ के कारण उसकी सैलरी है 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की, और मोबाइल फ़ोन लेकर घूम रहे हैं 1 लाख रुपए। बिल्कुल। घर में टीवी लगा रखे हैं, कोई बड़ा फ्रिज डबल डोर का, और सब EMI पे चल रहा है, सब EMI पे चल रहा है। दिखाने के लिए कार भी ले आई, तो हर एक चीज़ EMI पे चल रही है। तो अब इससे क्या हुआ? एक तो EMI जा रहा है। अगर भगवान ना करे सब कुछ ठीक ठाक आपकी नौकरी चलती रही, आप भर भरा के निकल गए, लेकिन जिस तरीके से नौकरी लोगों की जा रही है या सैलरी ग्रोथ नहीं हो रहा है, चीज़ें एक जगह पे रुक रही हैं, वहाँ पे क्या होगा आपका? अगर वो ना हुआ तो फिर EMI वाले तो घर से खींचेंगे आपको, और आपकी कितनी बेइज्जती होगी। बिल्कुल। तो दूसरों को मत दिखाइए। और प्लस आपकी पूरी ज़िंदगी तो ये ऐसी फैंसी चीज़ों को इकट्ठे करने में गुजर गई जो सिर्फ शो ऑफ था। आपका रियल स्ट्रगल शुरू होगा। इन सब में आपने एक भी पैसा जमा नहीं किया, ना अपने भविष्य के लिए, ना अपने बच्चों के भविष्य के लिए, यानी ना बच्चों के एजुकेशन के लिए, ना बच्चों के शादी के लिए, ना अपने रिटायरमेंट के लिए, और ना अपने इमरजेंसी के लिए। और पता है, जो लोग EMI की ज़िंदगी जीते हैं उन लोगों को इमरजेंसी के टाइम में सबसे ज़्यादा तकलीफ और समस्या आती है। जब भगवान ना करे कोई हॉस्पिटल जैसी नौबत आती है ना, कोई एक्सीडेंट जैसी नौबत आती है, या कुछ भी किसी तरह का लीगल डिस्प्यूट जैसा किसी के साथ भी फेस हो जाए, और जब वहाँ पे पैसे की नौबत आती है, वो इधर उधर उधारी मांगने जाता है, और तब उसकी वो इज्जत और बेइज्जती होती है। तब लोग इतने मज़े से इज्जत लेते हैं कि ऐसे लोगों को पैसे, अरे तू तो वही दिखावा कर रहा था, और बहुत मुश्किल होती है। और सोचो कहीं से मिल भी गया, अब पैसा कहाँ से भरेगा? क्योंकि एक साइड तो तूने इतने सारे EMI कर लिए, अब इधर से ये भी कर लिया, अब इसका पैसा कहाँ से भरेगा? बिल्कुल। तो लोग ये सब समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, और वो शो ऑफ में मरे जा रहे हैं और कहानी खराब होती है। तो यहाँ पर लोगों को समझना है, भैया अपनी अगेन चादर की ही कहानी है कि हमारी चादर देखो, चादर से बाहर पैर ना फैलाओ। इसमें सरकार का क्या लेना देना? हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, और उस पर पता है अब हम जब ऐसी लेविश लाइफ जी रहे हैं तो बच्चों को क्या पता है कि मेरा फादर EMI पे ला रहा है। और वो फिर वो जब बच्चे अपने फादर के साथ मॉल घूमने जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं तो क्या होता है, आपने गौर किया होगा, बच्चे कुछ डिमांड करते हैं, और एक्चुअली फादर की तो हैसियत है नहीं। अब वो बच्चे को वो दिला नहीं पाते, और बच्चा वहाँ पसर पसर के रोता है,
और उसको 2 थप्पड़ कान में मारते हैं, अरे समझ नहीं आता है, फालतू की चीज़ मांग रहा है। अरे बाबा, आदत तो तुमने दिलाया, तुमने उसको क्या दिखाई कि तुम तो बहुत बड़े धन्ना सेठ हो, और वो जब मांग रहा है तो तुम्हारी दगी परी है। ग्रेट। तो अब वो बच्चा तो कुछ सीख नहीं है, बच्चा के मन में तुमने और गलत भावना बैठा दी कि बाप अपने मन से जो मर्जी ला रहा है और हमको कुछ दिला नहीं रहा है। हाँ। तो अब देखो ये गैप कैसे शुरू हुआ। अब समझना, एक्चुअली वो जो पेरेंट है उसने ये चीज़ सीखी थी अपने फादर से, यानी आपके पापा को समझ नहीं थी तो उन्होंने अपने बच्चे को नहीं समझाया, उनको समझ नहीं थी तो उन्होंने अपने बच्चे को नहीं समझ में आया। और ये चेन हमारे इंडिया में चल रहा है, यानी दादा ने अपने बेटे को नहीं, बेटे ने अपने बेटे को नहीं समझाया। बहुत बड़ी बात है तो कोई भी समझ ही नहीं पा रहा है कि कहानी क्या है, तो कौन किसको क्या समझाएगा। हर जनरेशन सिर्फ शो ऑफ में लगी है। उसका बच्चा भी जब थोड़ा सा बढ़ रहा है तो बाइक की डिमांड करता है, रोड पे जा रहा है तो यूं बाइक लहरा रहा है। जो इतनी घटनाएं घट रही हैं, अगर एक एक आप देख लोगे तो वो सारे वैसे ही हैं, बस वही कहानी है, सारी शो ऑफ, फालतू की शो ऑफ। तो यहाँ पर सरकार नहीं, यहाँ पे खुद का। अब इसमें आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर फाइनेंशियल एजुकेशन रहता तो ना उनके दादाजी ये कार्यक्रम कर रहे होते, ना उनके पिताजी कर रहे होते, ना उनके बच्चा कर रहा होता। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि 5वीं क्लास से फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन जब हमें आएगी तो पैसे की समझ आएगी, सेविंग की समझ आएगी, इन्वेस्टमेंट की समझ आएगी। और पता है जो फिर ये सब जब समझ 5वीं 6ठी क्लास से जब एक स्टेप बाय स्टेप शुरू होगी ना, तो जब हम समझ के चलो 17-18 साल के होंगे तो हमारा पूरा थॉट प्रोसेस ही अलग लेवल पे निकल के आएगा, हमारा विचार ही अलग लेवल पे निकल के आएगा कि नहीं भैया जेन्युइन कह रहा है। मतलब फिर उस बच्चे का जो संस्कार रहेगा, पैसे के प्रति अप्रोच रहेगा, वो बहुत अलग रहेगा। एक लड़का है जिसकी एज, क्योंकि आपने ये जो बातें बोली ना, तो मुझे लग रहा है कि लोग कैमरे के उस पार बैठ के कहेंगे कि भाई बोलना बहुत आसान है, तुम अच्छी लाइफ तुम्हारी चल रही है इसलिए तुम बोल रहे हो। तो जस्ट आपसे एक मैं छोटा सा प्लान चाहूँगा कि एक लड़का है जिसकी एज है अप्रॉक्स 27 साल या 25 साल है, आगे शादी होनी है, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है। वो अपने आप को कैसे मैनेज करे कि इन चक्करों में ना पड़े और आगे जाके वो ग्रो भी कर पाए अपनी लाइफ। देखिए, पहले तो आपके इस सवाल से पहले आप ही ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और प्यारी सी बात बोली। आपने क्या बोला कि कैमरे के उस पार बैठे लोग ये कहेंगे कि पैसा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। बराबर है। हाँ। अब देखो, इसी में सारा राज छुपा है। अच्छा, पैसा है इसलिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो तुम भी पैसा कमाओ, ना कि EMI की जिंदगी जियो। तुम भी बोलो। Exactly. यानी देखो, हर इंसान पैसा कमा रहा है, कोई देखे थोड़ी क्या, हमने भी कमाया ही है। हर इंसान जीरो से शुरू करता है। बिल्कुल। आप भी वही कर रहे हो। मैं क्या, मैं EMI के जाल में नहीं पड़ा, मेरा कोई शो ऑफ नहीं है। मेरे घर में आज भी कोई आएगा, मेरा घर बहुत सिंपल है, मेरे को किसी को दिखाना नहीं है। मैं आज भी मारुति स्विफ्ट से चलता हूँ। सिंपल सी बात है। क्या बात है। तो कहने का सेंस है, सच में ऐसा, सच में नीचे स्विफ्ट लगी हुई है। क्या बात है यार, ये मजा आ गया। तो जो जेन्यून है वो जेन्यून है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे पास कार नहीं है, बट आप जब मैक्सिमम कोई चीज़ जिससे कर सकते हो उससे करो ना। मेरे पास ऐसा नहीं कि BMW नहीं है, बट BMW का जब यूज़ है तब करेंगे। अब यूज़ का सेंस क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो वो एक जर्नी है। बिल्कुल। तो मैं उससे जाऊंगा, बट मुझे अगर पूरा शहर घूमना है तो मेरे लिए स्विफ्ट बेस्ट है ना। मैं क्यों BMW का पेट्रोल जलाता फिरूंगा? मारवाड़ी का बच्चा हूँ, 1-1 रुपए की समझ है, 1-1 रुपए का कैलकुलेशन है। बहुत सही। मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं कैलकुलेट हुआ सकता है, मैं क्या खर्च कर रहा हूँ उसका कैलकुलेशन है। तो दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे किसी भी पैसे वाले को देखोगे ना, मतलब स्पेशली मैं अपनी बात अगर करूं या अपने फैमिली में या अपने रिलेटिव में या स्पेशली मारवाड़ी कल्चर में बात करूं, हम लोग को शुरू दिन से, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो जैसे स्कूल से आए तो ये कहा जाता था गद्दी पे जाके बैठो। गद्दी मतलब ऑफिस, जो दुकान होता था उसको गद्दी, हम लोगों में गद्दी बोला जाता था। जैसे बनिया लोगों में गल्ला बोला जाता है, हम लोग के मारवाड़ी में गद्दी बोला जाता है। तो गद्दी पे चले जाओ, पापा को शायद लंच पे जाना हो या घर स्नैक्स पे आना हो या कहीं मार्केट में पैसा तगादा करने जाना हो तो आप जाओ। तो वो एक्चुअली पता है वो कुछ नहीं था, वो एक ट्रेनिंग था जो हमारे एक्चुअली दादाजी ने अपने पापा को दी थी। वो बेचारे वैसे ही आके देखते थे तो उनको लगा कि मेरे को कुछ सीखने को मिला है। वो अपने बच्चे को, तो अब हम लोग उस समय में जब जाते थे तो देखते थे कि दादाजी या पापा कैसे हैंडल कर रहे हैं, पैसे की उनकी क्या समझ है, पैसे वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से, वो एक एक चीज़ हम लोग वहाँ से देखते थे। तो पैसे की जो समझ क्रिएट होती थी, तो कभी 1 रुपया नाजायज या दुनिया को दिखाने के लिए बर्बाद करते, कभी देखा नहीं। अब एक एग्जाम्पल पे इस पे भी मैं बताता हूँ। सबका अपना नज़रिया हो सकता है। अब आप कोई कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, ब्रांड्स सबको पसंद है। मैं
मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ, कोई वैसे अदरवाइज ना ले। हाँ, आज एक शर्ट 1000 का भी आता है, 5000 का भी आता है, 20,000 का भी आता है, 1 लाख का भी आता है और 5 लाख का भी आता है। बिल्कुल ठीक, अब डिपेंड करता है आप अपने आप को तौलो, समझो, जानो। मैं सिर्फ दिखाने के लिए टॉमी और सीके करके 5000 7000 की शर्ट खरीद लूँ, क्या बेवकूफ़ी है। बिल्कुल ठीक है, आज मैं दिखाने के लिए किसी को 50,000 के 25,000 के जूते खरीद लूँ, क्या मेरे तो 5,000 के जूते में भी अगर काम चल रहा है, 2,000 के जूते में काम चल रहा है। बट यहाँ तो यही सब चीज़ों में सारा शो ऑफ में चीज़ें ख़त्म हो रही है या बर्बाद हो रही है। बट टचवुड ये मतलब बहुत आशीर्वाद रहा भगवान का, ये सब चीज़ें हमें सीखने समझने को मिली। तो जो आपने कहा ना कि लोग कह रहे, तो ऐसा नहीं है सर, हमने भी उन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे सीखा है, समझा है, जाना है और तब वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम उन लोगों को भी कहेंगे आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, बस जिस दिन आप EMI के जाल से निकल जाओगे, फालतू के शो ऑफ की लाइफ से निकल जाओगे, उसी दिन आपका सब कुछ सही और अच्छा हो जाएगा और उसी दिन से आप भी बेहतर कर सकते हो। प्लस जैसे वही था ना कि लाइक आप दूसरों को कि तुम इससे कमा रहे हो, तुम उससे आप भी अपने स्किल, भगवान ने पता है एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, भगवान ने हर इंसान के अंदर यूनिक टैलेंट दिए हैं। बिल्कुल, बशर्ते उस टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है। अब जैसे इसका मैं अपने परिवार के एग्जाम्पल से बोल सकता हूँ, मेरे 2 बच्चे, ठीक है, धैर्य और सांभवी। सांभवी 14 ईयर्स की और धैर्य 12 ईयर्स का। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे बच्चों में, जैसे मेरी बेटी है उसको कथक का टैलेंट है, क्या बात, और मेरे बेटे को टेनिस का टैलेंट है। ओके, ठीक है, जबकि हमने उसको दोनों बच्चों को अगर पहले स्पोर्ट्स में बात कर लें तो हमने कराटे में भी डाला, टेनिस में भी डाला, फुटबॉल में भी डाला। ठीक है, ठीक है, बट अब धैर्य को टेनिस में मज़ा आता है। वो बोलता है स्पोर्ट्स मतलब सिर्फ टेनिस, बाकी पापा हमको कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल, और वो जितने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करता है जीतता है। मेरी बेटी की बात कर लूँ, मेरी बेटी को हमने डांस होता है तो हमने हर तरह के फॉर्म में डाला और कथक में डाला। अब उसको कथक में इतना मज़ा आया कि आप आज शूट कर रहे हो, कल वो शिरडी से आई है और नेशनल जीत के आई है। क्या बात है। कुछ दिन पहले स्टेट जीती थी, स्टेट के बाद सिलेक्शन हुआ, वो नेशनल गई और अब एशियन में सेलेक्ट हुई है और मई में वो नेपाल जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे बच्चे के अंदर टैलेंट है, बट वो जब उनको भी एक्सप्लोर करने मिला तो उनको मज़ा आया कि मेरे को इसी में करना है। अब वो मतलब हमें अगर जैसे कि होता है कि अगर उसको टेनिस भेजना है तो हमें नहीं बोलना है, सांभवी को कथक बोलना है तो हमें नहीं बोलना है, वो उनका टैलेंट है, उनका जॉनर है। उनको जैसे मेरा था, मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री की तो मेरे अंकल ने मुझे बोला कि बेटा, जैसे हम लोग प्लान कर ये हो रहा था कि तुझे क्या करना है, क्या करना है, लाइक फैक्ट्री, बिजनेस, कुछ नया आइडिया, व्हाटएवर, कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा था। और 2003 में NCDX लॉन्च हुआ था, तो लाइक था कि अच्छा तू देखिए तुझे समझ में आता है क्या। तो मैंने पहले कुछ दिन तक देखा, जो मेरे अब मैं अपनी परवरिश कैसे मैंने अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट की वो बताने को, तो उन्होंने मुझे खुला ऑप्शन दिया, कोई जल्दबाजी नहीं, तेरे को जहाँ मजा आता है, क्योंकि इंसान पता है फोड़ता तब है जब मजा आता है। एग्जैक्टली, वरना जिंदगी में नहीं फोड़ पाएगा वो नॉर्मल, फिर वो जिंदगी नॉर्मल वाली हो जाएगी। बिल्कुल। तो जब वहाँ किया, समझा, देखा, लगा अरे यार गजब है, सिस्टम, पैसा, हर चीज़ एक अनलिमिटेड है और उधारी जैसी चीज़ नहीं, क्योंकि हम लोग तो मारवाड़ी हैं। बिल्कुल, उस साल धंधे में उधारी जाती है, बड़ा टेंशन, पैसा आएगा नहीं आएगा, 100 बहाने, कई कहानियाँ चलती हैं। तो इस तरीके से समझ में आया, खुद का इंटरेस्ट आया तो वहाँ से फोड़ा। तो दिस इज द पार्ट। आज मेरी बेटी को कथक में समझ में आया। तो हर इंसान, आपके अंदर भी 110% कोई ना कोई कला है, क्या बात, बस आपको वो पहचानने की ज़रूरत है कि ये कला मेरे अंदर है। ग्रेट, काफ़ी शानदार रहा अंकुल जी। लिटरली मतलब मेरे को पता ही लग रहा है 1 घंटा हो गया और ऐसे ही निकल गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, सर ने आंसर बहुत वाइजली दिए हैं। होप आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं वादा करता हूँ मैं अगेन आऊँगा, सर के साथ बैठूंगा और बहुत और सारे मेरे क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करूँगा। बजरते आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा पार्ट आपको इस पॉडकास्ट का अच्छा लगा है। थैंक यू सर, बहुत मजा। सो मच।